नमस्कार। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। और आज द राइट कन्वर्सेशन में आज बात करने के लिए रविधर जी आए हैं रोहिणी वैष्णवी जी से, क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अमरनाथ वैष्णवी जी के 100 ईयर ऑफ लेगेसी को। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं रोहिणी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस कन्वर्सेशन को आगे लेके जाए। ओवर टू यू रोहिणी जी। सभी देखने वाले दर्शकों को नमस्कार। और रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित अमरनाथ वैष्णवी, जिन्हें कश्मीरी पंडित समुदाय का पिता भी बोला जाता है, एक समाज सेवी, एक बहुत ही दूरदर्शी अ, नेता, जिनका कश्मीर के इतिहास में नाम जुड़ा हुआ है। कश्मीर की बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनका उन्होंने खुद संचालन भी किया है। चाहे आप उसे 1948 की प्रजा परिषद मूवमेंट को देखें, 1967 की कश्मीरी पंडित एजिटेशन, या फिर 1990 में जो कश्मीरी पंडित्स का निष्कासन हुआ कश्मीर से। तो इन अ नटशेल उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो समाज सेवा था, जिसमें कि उन्होंने हजारों लाखों लोगों की जीवन को परिवर्तित किया एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से। 2025 उनका 100वां जन्म दिवस है, जो कि अगस्त में मनाया जाएगा। और इसी उपलक्ष्य में द राइट न्यूज़ टीआरएन की ये एक पहल है, जिसमें कि उन्होंने इस श्रृंखला का आयोजन किया है, जिसमें कि हम कुछ बहुत ही प्रख्यात व्यक्तियों से मिलते हैं, जिन्होंने अपने अपने तरीके से समाज के लिए कोई ना कोई योगदान दिया है, जिन्होंने कि अपने कार्यों से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत बुनियाद का निर्माण करने का प्रयास किया है। पिछली बार भी हम मिले थे एक बहुत ही विख्यात लेखक श्री अवतार मोटा जी से, और इस बार हमारे साथ हैं रविधर जी। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं रवि जी के बारे में कुछ बात कहूंगी। वैसे तो कश्मीरी पंडित समुदाय में और वैसे बाहर भी अ, रवि जी एक बहुत ही जाने माने एक सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, जिनका जन्म श्रीनगर में हुआ था। ये प्रख्यात धर परिवार से संबंधित है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन आर्ट में की थी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से, और उसके बाद इन्होंने मास्टर्स किया अंग्रेजी और हिंदी में राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से। ये लेक्चरर रहे आर्ट के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लगभग 4 साल तक, और उसके बाद हेड आर्टिस्ट और डिज़ाइनर बिरला म्यूजियम पिलानी में। इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट का संचालन किया सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी में 28 वर्ष तक, जहाँ से कि ये रिटायर हुए 2017 में। और तब से और उससे पहले से भी ये जुटे हुए हैं अपने कला के ज़रिए अपनी संस्कृति को प्रिज़र्व करने का जो इन्होंने ज़िम्मा ले रखा है, उससे ये आगे बढ़ रहे हैं। इनको जे.एन.के स्टेट अवार्ड 1982 में दिया गया था और हार्मनी अवार्ड 2022 में दिया गया था। ये सीमेंट के स्कल्पचर्स भी बनाते हैं और पेंटिंग्स तो बनाते ही बनाते हैं। इनकी लगभग 50 से ऊपर पेंटिंग्स ऐसी हैं जो कि कश्मीरी पंडितों का इतिहास दर्शाती हैं। 120 से ऊपर के इनके आर्ट वर्क्स ऐसे हैं जो कि संत, महात्माओं और ऐतिहासिक व्यक्तियों के बारे में डीप इंसाइट्स देते हैं। ये सिर्फ पेंटिंग ही नहीं बनाते, लेकिन इनकी जो आर्ट है, इनकी यूट्यूब चैनल पे, उसमें उसका पूरा इतिहास बताते हैं। और इनके एक कलेक्शन है कश्मीर के देवी देवताओं की, और इस तरीके से ये जो है कश्मीर की आध्यात्मिकता को जिंदा रखते हैं। और अभी रवि जी पिलानी में रहते हैं।
मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो आपकी ये रुचि थी आर्ट में, ये आपके परिवार में था या सिर्फ आप ही अपने परिवार में एक ऐसे थे जिन्होंने इस चीज़ में रुचि ली? और जिस समय पे आप मतलब आपने जन्म लिया, उस समय थोड़ा-सा या इवन अभी भी ये होता है कि कुछ ऐसे प्रोफ़ेशंस अपनाने चाहिए जो कि जाने-माने हैं, नौकरी है। इसमें आपको इसमें मतलब प्रेरणा कैसे मिली और फिर आपको इसको आगे बढ़ाने में कोई कठिनाई हुई? इसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं TRN न्यूज़ चैनल के दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। और कल से चूंकि हमारा नया वर्ष शुरू हो रहा है कश्मीरी समाज का और भारत के सनातन धर्म का नया वर्ष शुरू हो रहा है, उसकी भी बधाई दे देता हूं सभी दर्शकों को। जहां तक बात है, ये कहना तो वैसे एक अतिशयोक्ति सी हो जाती है कि मेरा ये आर्ट की जर्नी कहाँ से शुरू हुई। आर्ट की जर्नी तो बेशक बचपन से ही शुरू हुई थी, क्योंकि बचपन से ही मैं कुछ ना कुछ करता जाता था। अपनी स्टडीज़ के अलावा जो पढ़ता था उसके अलावा कुछ ना कुछ करता ही जाता था। घर में भी दीवारों पर शुरू कर दिया और उसके बाद कागज़ पर बनाते हुए थोड़े बहुत रंगों से खेलना और उनसे करना, ये सब कर लेता था। लेकिन ज्यों-ज्यों मैं बड़ा होता गया त्यों-त्यों इसमें रुचि और बढ़ती गई। हमारे समय में 10वीं कक्षा के बाद ही इसमें कॉलेज जाया करते थे। उसको प्री यूनिवर्सिटी कहा करते थे, PUC, और उसके बाद फर्स्ट ईयर TDC हुआ करता था और फिर इंजीनियरिंग वगैरह के लिए या बाकी चीज़ों के लिए जा सकते थे। तो मैंने 10वीं कक्षा 1973 में 1973 में उत्तीर्ण करी थी, पास हुआ था मैं उसमें। तो उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, अमर सिंह कॉलेज ज्वाइन किया था, जहां मैंने साइंस ले लिया था। तो मेरे साथ मेरे ब्रदर भी था, वो कज़िन है मेरा, वो भी मेरी एज का ही है, मेरे से 2-3 महीने छोटे हैं। तो वो भी, हम दोनों एक साथ सफाकदल से हम लोग अमर सिंह कॉलेज तक चले जाते थे पढ़ने के लिए। उस समय तो कोई विशेष यातायात का साधन तो इतना था नहीं, लेकिन टांगे वगैरह चलते थे या कोई इक्का दुक्का कोई बस हुआ करती थी, वो चलती थी, तो हम लोग जाया करते थे अमर सिंह कॉलेज। उसके बाद मैंने मेरे पिताजी वगैरह ने मुझे इसमें पॉलिटेक्निक में मुझे वो प्रवेश दिलाने के लिए मुझ पर जोर डाला। तो मैं उसमें, मेरे को सिविल इंजीनियरिंग उसमें मिल गई थी पॉलिटेक्निक में, तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया था। मेरा ब्रदर यहाँ गया था, ये फरीदाबाद गया था YMCA में, तो वहाँ उन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का उन्होंने कोर्स किया था। तो मैंने करीब 3 महीने तक मैं वहाँ चला गया उसमें पॉलिटेक्निक में, और उसके बाद मेरी रुचि इतनी ज़्यादा थी नहीं इंजीनियरिंग में या उसमें पॉलिटेक्निक वगैरह में इतनी रुचि थी नहीं। तो मैं वहाँ पॉलिटेक्निक छोड़ के और चुपचाप से मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, जहाँ पर ये पेंटिंग का डिग्री हुआ करती थी, पेंटिंग की डिग्री हुआ करती थी। तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया। घर में बिल्कुल, यानी कि घर वालों को बताया ही नहीं आपने? घर वालों को बिल्कुल नहीं बताया, एकदम वैसे चुपके से ही गया था वहाँ। घर से निकलता था कॉलेज के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए, लेकिन जाता सीधे यूनिवर्सिटी था। तो करीब 3-3.5 महीने के बाद कोई घर वालों को पता लग गया, मेरे फादर को पता लग गया। वो बहुत थोड़ा सा गुस्सा तो करते ही थे, हर एक पिता करते ही हैं, गुस्सा करते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, वो बहुत वैसे रहते हैं। तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया, तो लेकिन गुस्सा वगैरह सह लिया जो भी कुछ था। तो मेरी मदर भी बीच में थोड़ा सा बीच बचाव करके वो सब, तो फाइनली ये हो गया कि ठीक है, इसको जिसमें रुचि है उसको वो करने दो।
तो मेरे पिताजी जब तक मैं फाइनल ईयर, जब तक मैंने इसमें पेंटिंग में डिग्री कोर्स में किया, तब तक मेरे पिताजी यही कहते थे तुझे तो ड्राइंग मास्टर बनना है और मैंने तुझे इंजीनियरिंग के लिए भेजा था, वो कर लिया था। तो इस तरह से वो बड़े ही हमेशा ही वो कहा करते थे। लेकिन चूंकि मेरी रुचि उसमें थी तो इसलिए वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, तो मैं उसमें करता रहा। सेकेंड ईयर के बाद ही मैं इंडिपेंडेंट हो गया, पैसे के लिहाज से मैं कमाने लग गया, क्योंकि मैं इस चीज़ में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश भी की। और यहाँ तक कि साइन बोर्ड वगैरह भी मैं लिखता था श्रीनगर में। वहाँ पर एक जियो पेंटर हुआ करता था, उसके यहाँ मैं जाता था और वहाँ उसके चित्र वगैरह बनाता था बोर्ड के ऊपर, जो उनमें वो पेंटिंग्स वगैरह बनानी होती थी, तो उनके बोर्ड पर वो चित्र वगैरह बनाता था और वो कुछ करता था। और लिखना वगैरह भी सीख गया। उर्दू मेरा सब्जेक्ट रहा ही था, शुरू में उर्दू ही पढ़ा था, तो उर्दू में भी बोर्ड लिखता था, अंग्रेजी में लिखता था, और साथ में चित्र वगैरह ज़्यादातर मुझे बनाने के लिए मिल जाते थे। तो इस तरह से मैं थोड़ा फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो गया। तो इस तरह से चलता रहा। 1981 में 81 मार्च में हमारा फाइनल एग्ज़ाम था, और मैंने अपना यूनिवर्सिटी, मैंने अपने बैच को मैंने टॉप किया था। अपना जो उस साल का जो डिग्री कोर्स था उसको मैंने टॉप किया था। और 1982 में वहाँ जे.एंड.के कल्चरल एकेडमी वहाँ पर ऑल इंडिया आर्ट एग्जीबिशन कराती थी, अभी भी कराती हैं। एक एग्जीबिशन हुआ करता है, एनुअल आर्ट एग्जीबिशन, जिसमें 2 कैटेगरीज हुआ करती हैं। एक तो स्टूडेंट्स कैटेगरी और दूसरा टीचर्स कैटेगरी हुआ करती थी। मतलब टीचर्स का मतलब प्रोफेशनल कैटेगरी और दूसरा स्टूडेंट्स कैटेगरी हुआ करती थी। तो जब तक मैं स्टूडेंट था तब तक तो स्टूडेंट्स कैटेगरी में पार्टिसिपेट करता था, और जब प्रोफेशनल हो गया, अब आर्ट कॉलेज छोड़ने के बाद, तब मैंने फिर प्रोफेशनल कैटेगरी में मैंने किया। और 1981 में तो नहीं मिला, 1982 में मुझे बेस्ट पेंटिंग ऑफ द ईयर मिला था वहाँ पर। उसमें मेरे गुरुजी गोकुल डेम्बी साहब, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। बहुत एनकरेजिंग थे, वो बहुत एनकरेज करते थे। और मेरे दूसरे गुरुजी जिन्होंने मुझे थर्ड ईयर से फाइनल ईयर तक पढ़ाया था, भूषण कौल साहब, आप शायद उनके बारे में शायद जानते होंगे। भूषण कौल जी बहुत बड़े सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट हैं, कश्मीर के बेस्ट हैं, और शायद इंडिया में भी वन ऑफ द बेस्ट हैं, और इंटरनेशनल फेम के आर्टिस्ट हैं। उनसे मैंने सीखा है, और गोकुल डेम्बी साहब से मैंने सीखा है, वो मेरे गुरुजी हैं। तो बस वो उन दोनों का आशीर्वाद रहा, और उन्होंने भी उस समय पार्टिसिपेट किया था। और उससे 1 साल पहले ही गोकुल डेम्बी साहब को भी स्टेट अवार्ड मिला था, फिर 1982 में मुझे मिला था, और भूषण जी को तो कई बार मिला था, 2 बार शायद उससे पहले मिला था, 2 या 3 बार मिला था उससे पहले, उनको स्टेट अवार्ड भी मिला था। उनकी तो इंटरनेशनल लेवल की रेपुटेशन है। तो इस तरह से मेरा ये कैरियर शुरू हुआ। तो 1982 में ही मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ऑफर आ गया था, और मैं चला गया था वहाँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने ज्वाइन किया था एज लेक्चरर। तो वहाँ पर मैं 4 साल रहा। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ मुलाकात हुई। वहाँ जो इलाहाबाद में जो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, इंटरनेशनल फेम के आर्टिस्ट थे, उनसे मुलाकात हुई, उनसे सीखने का मौका मिला, उनसे वार्तालाप करने का मौका मिला। तो वहाँ पर काफ़ी सीखा मैंने। तो फिर 4 साल के बाद में फिर पिलानी में एक ये बिरला म्यूज़ियम है, जो इसके अंडर है, बिट्स आपने सुना होगा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, उसके अंडर एक बिरला म्यूज़ियम है। तो उसमें मुझे उन्होंने ऑफ़र किया वो सीनियर आर्टिस्ट की पोस्ट का, जो वहाँ पर हेड डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट था, उनका वो रिटायर हो गया था, तो उसमें मैंने ज्वाइन किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इट वाज जस्ट ए मैटर ऑफ ओनली 500 रुपीज़ दैट आई जॉइंड बिरला म्यूजियम। देन I left that this Allahabad University. It was only 500 rupees. उस समय 500 रुपया तो 500 करता था, बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था 500 रुपया। इट इज वे बैक इन 1982, 83, 84.
तो हाँ। मेरे को यहाँ पर कोई 2500 रुपये के आसपास मिले थे, और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उस समय मेरा करीब 1500-1600 रुपये के आसपास मिल रहा था, तो यहाँ 2300-2400 रुपये कुछ मिले थे। तो उसके लिए मैंने वो शिफ्ट कर दिया, मैंने गवर्नमेंट की तो जॉब वो छोड़ भी के एक और बहुत वहाँ बड़ी हाइक थी। हाँ वो भी हाँ बहुत वो बड़ी बहुत हाइक थी उस समय। हाँ वो तो उस समय अगर मैं इस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अगर मैं रिटायर हो गया होता तो आई वुड हैव बीन एटलीस्ट रिटायर्ड एज रीडर, कम से कम वहाँ उस पोस्ट तक तो मैं चला गया होता। लेकिन वो ठीक है, वो कोई जो फेट होती है उसका तो कोई शायद कर जी, सकता है। शायद जीवन में कुछ ऐसे तो रास्ते होते हैं जी, जो हमें चलने होते हैं। इलाहाबाद में मैंने करीब 6 एग्जीबिशन किए, वन मैन शोज। इलाहाबाद में मैंने वन मैन शोज 6 एग्जीबिशन किए। उसमें एक एग्जीबिशन इंदिरा गांधी का, जब 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी, उसके ऊपर भी मैंने एक प्रियदर्शनी करके मैंने एक एग्जीबिशन किया था। उनके पोर्ट्रेट्स बनाए थे, करीब 20 पोर्ट्रेट्स बनाए थे उनकी पूरी लाइफ के ऊपर, बचपन से लेके और जब तक उनकी डेथ हुई तब तक। वो वहाँ किया था, वहाँ एग्जीबिशन उसका भी किया था, और 6 वन मैन शोज किए थे वहाँ। उस समय वहाँ पर अमर उजाला एक अखबार निकलता था, उसमें मेरे करीब 6-7 बार मेरे ऊपर लेख निकले थे, जो लखनऊ से निकलता था अमर उजाला। डॉक्टर धर्मवीर भारती उस समय निकालते थे, धर्मयुग निकालते थे डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो उन्होंने धर्मयुग में मेरे ऊपर एक लेख लिखा था। उस समय इलाहाबाद आ गए थे, वो मेरा एक एग्जीबिशन अटेंड किया था, तो उन्होंने मेरे ऊपर एक लेख लिखा था धर्मयुग में। तो ये भी हुआ था। तो इस तरह से मेरा आगे जर्नी चलती गई। वहां बहुत से ही आगे रोचक है आपका ये। जी, आपका सफर बहुत ही मतलब रोचक है कि आप चुपके से आप कश्मीर यूनिवर्सिटी आपने ज्वाइन कर ली माता पिता को बोले बगैर, और तब से आप आज एक बहुत ही प्रख्यात आर्टिस्ट हैं। और ये तो हुआ आर्ट का। इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि अमरनाथ वैष्णवी जी भी एक आर्टिस्ट थे, शायद आपको ये ज्ञात होगा। और उन्होंने भी अमर सिंह कॉलेज से एक प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त की थी आर्ट में। उनके जो गुरु थे वो थे मेरे ख्याल में शिवजी रैना उनका नाम था। तो वो थे। तो आपका जो ये एक तो हुआ आर्ट में आपकी रुचि, दूसरा जो आपने बहुत सारे लोगों को, स्थानों को अमर कर दिया है अपने आर्ट के जरिए। जो आपकी जो रुचि है कश्मीर के इतिहास को मतलब अपने चित्रों में बांधना, और उनका विवरण भी है आपकी यूट्यूब पे है वेबसाइट। तो वो प्रेरणा आपको कैसे मिली कि आपको ये मतलब कश्मीर के इतिहास को मतलब बांध के रखना है, उसे जन जन तक पहुंचाना है? हाँ जी, ये देखिए, आर्ट 2 तरीके से बनाया जाता है। एक तो हो गया आर्ट फॉर आर्ट सेक, उसको आर्ट को वो अपना पेंटिंग्स वगैरह बना के उसको एंजॉय करके लोगों को उसका वो दिखा के, और लोग भी उसको एंजॉय करते हैं, और एक जो इमोशंस का ट्रांसफर होता है लोगों तक चला जाता है। ये तो एक मीडियम हो गया आर्ट फॉर आर्ट सेक। लेकिन मैंने ये सोचा कि इस आर्ट को एक आर्ट फॉर पर्पस बना दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो आर्ट फॉर पर्पस इसलिए कि मैंने देखा कि कश्मीर जब हमारा 1990 में जब हमारा विस्थापन हो गया, उसके बाद मैं जब कश्मीर की हिस्ट्री पीछे की पढ़ता गया, तो उसमें मैंने कहीं पर भी, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने कहीं पर भी कश्मीरी पंडितों के बारे में, कश्मीर के लोगों के बारे में जितना उन्होंने काम किया है, जितना उन्होंने इतना साहित्य में, अपना हर क्षेत्र में जितना उन्होंने काम किया है, उसको हिस्टोरिकली उसको लेके नहीं आए हैं, उन लोगों को हाईलाइट नहीं किया गया है। फिर मैंने कश्मीर हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया, तो तब मैंने जाना कि हमारा तो इतिहास, कश्मीरी पंडितों का इतिहास तो बहुत ही रिच है, बहुत ज्यादा रिच है। हमारे तो इतने बड़े बड़े विद्वान और इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे हैं, जिन्होंने केवल साहित्य में ही नहीं, उन्होंने अध्यात्म में, उन्होंने संगीत में, उन्होंने हर चीज में, कला के क्षेत्र में, हर चीज में। यहाँ तक कि आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ
कि बौद्ध धर्म का जो उनके दो एक स्तंभ है, एक तो है हीनयान और दूसरा है महायान। और जो महायान का जो विकास हुआ है, महायान का विकास कश्मीरी पंडितों ने किया है। ये शायद पता नहीं लोगों को कितना पता है इसके बारे में। महायान का विकास कश्मीर में हुआ है और कश्मीरी पंडितों ने महायान का विकास किया है और पूरा बौद्ध धर्म को वहाँ तक चाइना तक ले गए और पूरा वर्ल्ड में उसको फैलाया। ये था उनका, उन्होंने इतना प्रयास किया है। अब जो कश्मीरी पंडित हिस्ट्री है, मैंने देखा कि इस चीज़ को छुपाया गया है। जो जितने भी ये हिस्टोरियंस हैं, मैं इनको हिस्टोरियन, आज के हिस्टोरियंस को मैं हिस्टोरियन नहीं मानता हूँ। ये लोग स्यूडो हिस्टोरियंस हैं, ये लोग नकली हिस्टोरियन हैं। इन लोगों ने, हिस्टोरियन वो नहीं होता है जो चीज़ों को छुपा के चले। हिस्टोरियन वो होता है कि जो चीज़ों को, जो पुराने ज़माने में चीज़ें हुई है, जो पुराने ज़माने में इवेंट्स हुए हैं, उनको लोगों तक ले आए, लोगों के पास हाँ दिखा दे। तो उन्होंने इन चीज़ों को छुपा दिया। कुछ तो हमारा जो इस्लामीकरण हुआ था कश्मीर की धरती का, उसने भी हमारे इतिहास को बहुत ही ज़्यादा तोड़ मरोड़ के रख दिया। नए नए इतिहासकार आ गए, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के इतिहास को दबा दिया और आगे नहीं बढ़े। तब ये जब 2019 में जब कोविड शुरू हो गया था दिसंबर में, तो मैं तो रिटायर हो गया था, तो घर में बैठा बैठा अब क्या करता। मैं एक स्कूल में उस समय मैं एज प्रिंसिपल ज्वाइन किया था 2017 में मैंने प्रिंसिपल ज्वाइन किया था और मैं 2019 तक मैं वहाँ पर प्रिंसिपल था। फिर कोविड आ गया, उस समय भी प्रिंसिपल ही था। तो 2020 में मार्च में लॉकडाउन लगा था, तो हमारा स्कूल भी हमने बंद कर दिया था, तो घर में ही लोग सब बैठ गए। तो मैंने अपना पेंटिंग्स बनाना, अब चूंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं तो पेंटिंग्स पहले बहुत कम बनाता था। फिर मैंने, चूंकि काम बहुत ज़्यादा मिला मुझे, समय बहुत ज़्यादा मिला काम करने के लिए, तो सवेरे से शाम तक पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने नीलमत पुराण शुरू कर दिया था पहले ही पढ़ना, तो मैंने नीलमत पुराण से मैंने शुरू कर दिया वो। और सबसे पहली आपको मैं बता दूं, सबसे पहली पेंटिंग मैंने जो 2020 में जब मैंने ये सफ़र शुरू किया, वो पेंटिंग मैंने श्री अमरनाथ जी वैष्णवी की ही पेंटिंग बनाई थी। पहली पेंटिंग वो बनाई, सबसे पहली पेंटिंग। हाँ, हाँ, पहली पेंटिंग जो मैंने इस दौर में शुरू करी, जो अपने इतिहास को शुरू किया था, वो पहली पेंटिंग डॉक्टर अमरनाथ वैष्णवी जी की थी। उसमें मेरी मदद करी थी अवतार मोटा जी ने। अवतार मोटा जी ने, क्योंकि मैं उस समय तक अमरनाथ वैष्णवी जी का मैं बहुत ही कम मुझे परिचय था, मुझे ज़्यादा परिचय उनका नहीं था। इतना पता था कि अमरनाथ वैष्णवी जी एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे और उन्होंने बहुत काम किया है। लेकिन अवतार मोटा जी ने मुझे उनका बैकग्राउंड बता दिया सारा इस तरह से, और फिर उन्होंने कहा कि एक इवेंट बनाना है हमको। वो है जब वो चले गए थे बाला साहब ठाकरे जी के पास, और उनसे कश्मीरी पंडितों के लिए कहा था कि हमको आपकी वो सहायता, खाने पीने की सहायता नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, हमारे बच्चों को, हमारे कॉलेजेस में बच्चों को एडमिशन दे दीजिए। और जिसका बाला साहब ठाकरे जी ने बहुत स्वागत किया था। उन्होंने तुरंत उस चीज़ को माना और सबसे पहले महाराष्ट्र में शुरू हो गया, वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और बाकी कॉलेजेस में कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्वेशन, और यहाँ से और वहाँ से जम्मू से और बाकी जगहों से चले गए वो लोग। तो उन्होंने कहा कि ये अमरनाथ वैष्णवी जी ने किया है, तो ये बहुत बड़ा काम था, तो आप इसके ऊपर पेंटिंग बनाओ। तो ये मैंने पहली पेंटिंग शुरू करी थी कश्मीर हिस्ट्री की, यहाँ से ही शुरू करी थी। अगर आपके पास, और वो पेंटिंग बहुत वायरल थी। हाँ जी, वो पेंटिंग बहुत वायरल हो गई। और आपने इनफैक्ट आपने तो आप दर्शकों को दिखा सकते हैं, आप दर्शकों को दिखा सकते हैं वो पेंटिंग, अगर आप कहें तो मेरे मोबाइल में है। मैं इस तरह से, मुझे पता नहीं है इसमें कैसे जाएगा, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं उस पेंटिंग को उसमें दिखा सकता हूँ कि वो पेंटिंग कौन सी थी, वो पेंटिंग कौन सी करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, इनफैक्ट आपने मतलब इतिहास को क्या कहते हैं ना कि उन दिनों कैमरास वगैरह नहीं हुआ करते थे,
जिन दिनों ये अगर ये दिखाई दे रहा काम हो, हुए। ये जी जी जी, दिखाई दे रहा है। ये हाँ जी, जी, ये पेंटिंग है मुझे वो, लगता है कि जो मैंने कोई ही पहली ऐसा बनाई थी। इंसान होगा जो इस हाँ जी, पेंटिंग को नहीं जानता होगा। तो हाँ, हाँ, ये पेंटिंग। उस समय फोटोज वगैरह इतने नहीं होते थे जिस तरह से कि हाँ, आजकल हाँ, हम लोग अपने हाँ, फोन हाँ, लेके ही चलते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल, 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 फोटोग्राफी करते हैं। तो हाँ, बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि आपका बहुत बड़ा योगदान है कि आपने इसको मतलब इस हिस्ट्री को अपनी तस्वीर में कैद किया, जो उनका एक बहुत हाँ, बड़ा हाँ, कंट्रीब्यूशन था, हाँ, जिसमें कि सबसे पहले महाराष्ट्र में शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटीज में कश्मीरी पंडितों के लिए एक हाँ। कश्मीरी माइग्रेंट कोटा उसका बना था। सबसे बड़ा योगदान तो उसका सबसे बड़ा योगदान तो अमरनाथ जी वैष्णवी जी का है। उसका जो जी नहीं तो आज कश्मीरी समाज इतना तरक्की नहीं कर चुका होता जितनी उस मोमेंट ने, उस चीज ने, जो वैष्णवी जी ने कश्मीरी पंडितों को एक तोहफा दे दिया। ये उनकी तरफ से एक तोहफा था कश्मीरी पंडितों को। वो एक जी, बहुत बड़ा योगदान। हाँ, और आने उससे हम वाली लोग। पीढ़ियों, आजकल भी पूरे भारतवर्ष में अब ये सारी यूनिवर्सिटीज में ये कोटा है। और अ, तो एक सवाल मैं आपसे आखिर में पूछना चाहती हूँ, वो ये है कि ये जो एक डायलेमा होता है जब कोई भी बच्चा अपना करियर चूज करता है, तो ये एक डायलेमा आज भी है जो आपके समय में था, कि जैसे कोई क्रिएटिव लाइन है, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो राइटिंग हो या म्यूजिक हो, तो उसमें जाने से झिझकते हैं। पेरेंट्स को भी थोड़ा सा एप्रीहेंशंस रहते हैं कि मतलब इसमें कैसे कमाई होगी, कैसे जीवन व्यतीत होगा। या इवन मिड करियर में भी बहुत सारे लोगों के जीवन में एक वो क्राइसिस आता है जब वो ये रियलाइज करते हैं कि शायद हमें ये नहीं करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। तो हाँ जी। ऐसी स्थिति में आपने भी अब इतना जीवन देखा है, तो ऐसी स्थिति में आप हमारी यंग जनरेशन को क्या एडवाइस देंगे? किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए? दिल की सुननी चाहिए, देखिए, दिमाग की सुननी हाँ, चाहिए? नहीं वो तो ठीक है। नहीं, ये समस्या ये है कि जो हमारा ज़माना था जिस समय मैं ये तो 90s की या 80s की बात है। उस समय जी, तो हमारे पास चॉइस बिल्कुल कम थी, कुछ भी नहीं हुआ करती थी चॉइस। इस समय जी, कोर्सेज़ इतने ज़्यादा हैं, इस समय मतलब आप ये देख लीजिए, म्यूज़िक के लिहाज से इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। फैशन डिज़ाइनिंग में है, बाकी चीज़ों में है, कोर्सेज़ इतने ज़्यादा है। अगर आदमी लगन वाला है, काम करने वाला है, वो आराम से कमा सकता है, आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। आराम से ही नहीं, बल्कि बहुत सेलिब्रेटेड तरीके से कर सकता है इस चीज़ को। तो आजकल के कोर्सेज़ में कोई कमी नहीं है। किसी भी चीज़ में आप अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन हमारे समय में तो ये ऑप्शंस थे नहीं। एक बहुत ही लिमिटेड हुआ करता था, बस आपको साइंस लेना है या फिर वो लेना है। कॉमर्स वगैरह के लिए भी बहुत कम लोग सोचते थे। साइंस लेना है या फिर अगर आर्ट्स वगैरह लेना है तो फिर आपको इस तरह से कहीं, और बहुत बड़ी नौकरी हुआ करती थी कि आप बैंक में चले गए। बैंक में अगर आपको नौकरी मिली क्लर्क की, वो बहुत बड़ी नौकरी हुआ करती थी, या एजीज ऑफिस में हुआ करती थी। ये कश्मीरी पंडितों के लिए ये बहुत बड़ा काम हुआ करता था, या टीचिंग में। बस जी, ये 3 प्रोफ़ेशन हमारे हुआ करते थे, अदरवाइज़ कोई प्रोफ़ेशन था ही नहीं, कोई लेता ही नहीं था। बहुत कम लोग जो मेरी तरह जो थोड़ा-सा कुछ घर में थोड़ा झगड़ा-वगड़ा करके और उस तरह से करके अपनी बात मनवाते और जी। फिर दूसरे किसी प्रोफ़ेशन में चले जाते, अदरवाइज़ ऑप्शन कुछ था ही नहीं। अब वैसे ऑप्शंस मैं बहुत आपसे ज़्यादा। कहूँ वैसे मैं आपसे कहूँ, ऑप्शंस तो हैं आजकल, कोर्सेज भी हैं, लेकिन जो सोच है, हाँ उसमें जी, भी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। कि जब हम अगर 1000 लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में एडमिशन लेते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों का करियर जो है, वो एकदम पीक पे जाए। तो अभी भी हाँ, सोच में इतना बदलाव नहीं है। अभी भी पेरेंट्स बहुत इंसिस्ट करते हैं बच्चों को कि वो इंजीनियर बने, आईआईटीज़ की मारा-मारी है, डॉक्टर बने, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। बट हाँ, आजकल एवेन्यूज़ काफ़ी खुल गए हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि शायद हमें दिल की ही सुननी चाहिए, क्योंकि जो काम दिल से किया जाता है, उसमें फिर हमारी जो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी
और ज़्यादा बढ़ती है और मुझे लगता है कि हम उसमें अपना 100% देते हैं। आपसे बढ़िया इस बात को कोई नहीं जानता। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। मैं एक आखिर में एक थोड़ा-सा आपसे अगर समय है तो 1-2 जी, जी। मिनट और ले लूँगा। हाँ, 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 बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने इनिशिएटिव ले लिया कि कश्मीर की हिस्ट्री को लोगों के सामने लाने के लिए, और इसी तरह से आजकल बहुत सारे कश्मीरी पंडितों ने, बहुत सारे कश्मीर के हमारे विद्वान लोग हैं, उसमें अवतार मोटा जी बहुत आगे हैं, बहुत ज़्यादा आगे हैं, जो जी, कश्मीर की एक-एक कण को आगे बढ़ाते हैं, हर एक चीज़ को आगे ले जी। लेते हैं। तो मैंने लगभग कश्मीर हिस्ट्री मैं पूरा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन लगभग 80% तक तो मैं पहुँच गया हूँ। अभी शायद कल परसों कलवल के आसपास में एक और हिस्ट्री का एक और चैप्टर मैं पोस्ट करूँगा उसके ऊपर, शिला देवी के ऊपर, जो कश्मीरी पंडित वॉरियर थी, वो एक लड़की जिसने जी, अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा है, करीब 32 के आसपास युद्ध लड़े हैं उसने और एक भी युद्ध नहीं हारा है। उसकी पेंटिंग मैंने बनाई है और वो मैं जी, कल परसों मैं पोस्ट करूँगा और उनके पीछे इतिहास क्या था वो भी करूँगा। इसके अलावा इसके अलावा मैंने लगभग सभी जितने हमारे संत हैं जी, वो उन सबको बनाया है, उन सबको मैंने पोर्ट्रेट बनाए हैं उन सबके, और उनको उनके पीछे वो लिखा हुआ है। एक किताब भी उसके ऊपर हम छाप रहे हैं, वो पब्लिशर के पास गई है। जी, कश्मीर हिस्ट्री के ऊपर अलग से किताब वो बना रहे हैं, उसके ऊपर भी वो कर रहे हैं। और इसके अलावा ग्रेट मैन ऑफ कश्मीर, जो सेंट्स एंड सेजेस के अलावा जो ग्रेट मैन ऑफ कश्मीर है, उनके ऊपर भी मैंने बहुत सारे ग्रेट मैन के ऊपर बनाया है पेंटिंग्स को, और वो भी मैं आगे सबके सामने रखना चाहता हूँ किताब किताब के के रूप रूप में भी, में। और वो तो आ ही रहा है। हाँ, हाँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि कश्मीर का इतिहास पूरे विश्व में लोग जाने कि हम लोग किस किस उच्च श्रेणी के रेस में आते हैं। शायद ज्यूस के बाद तो हम कश्मीरी पंडित ही हैं जो इतनी ज़्यादा विद्वता रखते हैं। ज्यूस के बाद ज्यूस तो वर्ल्ड में नंबर 1 माने जाते हैं, और शायद इसलिए माने जाते होंगे क्योंकि हमारा इतिहास अभी वर्ल्ड को पता नहीं है, और जी, ज्यूस का पता है, ज्यूस को इसलिए ऊपर रखा होगा। हो सकता है हम ज्यूस के बराबर भी हो, ये तो हो सकता है मेरे लिए कहें कि ये लोग ये थोड़ा ज़्यादा बोल रहा है कश्मीरी पंडितों के लिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कश्मीरी पंडितों से ज़्यादा विद्वान कोई है नहीं। मैं तो एक अंश के बराबर भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझे अभी कुछ भी पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। बहुत ज़बरदस्त विद्वान भरे पड़े हैं, और पुराने जी। ज़माने से इतने विद्वानों ने इतना काम किया है कि बस आप विश्वास नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो हम इंतज़ार करेंगे आपकी किताब का ज़रूर। और शिला देवी की जो आपने नई पेंटिंग बनाई है, हाँ, उसका। हाँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज आप यहाँ आए और मैं टीआरएन का धन्यवाद देती हूँ और रोहित भट्ट जी हाँ, आप बिल्कुल। आए स्क्रीन पे। मेरा भी आपका पूरा बहुत-बहुत पूरा बहुत-बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को, टीआरएन न्यूज़ सुनने वाले दर्शकों को, टीआरएन न्यूज़ देखने वाले दर्शकों को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद, और विशेषकर जो अपने ये रोहित भट्ट जी हैं, इनका बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मौका दिया मुझे अपनी बात रखने का यहाँ पर इस मंच पे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, और रोहिणी जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे एक बार ही मुलाकात हुई है, लेकिन वो जी, मुलाकात बहुत ही अच्छी मुलाकात थी, और मैं एक आखिर में अगर आप कहें तो इसमें जी, जी, बिल्कुल। वैष्णवी जी के ऊपर एक खुलासा करना चाहता हूँ, यदि आप जी, जी। इजाज़त दें तो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मैं वैष्णवी जी के ऊपर एक और नई एक पेंटिंग बना रहा हूँ, जिसमें एक विशेष सब्जेक्ट के ऊपर बना रहा हूँ, जो लगभग पूरी होने वाली है, उसमें अभी 5-7 दिन लगेंगे। तो वो उसके ऊपर एक पेंटिंग बना रहा हूँ बहुत बड़ी, और उसको भी आगे जाके उसको भी दर्शकों के सामने ले आएँगे। जी, जी, जी। बिल्कुल। अ, धन्यवाद। रोहिणी जी, थैंक यू सो आपका मच। धन्यवाद। रवि जी, आपका धन्यवाद। बहुत-बहुत थैंक यू। धन्यवाद द राइट न्यूज़ को समय देने के लिए। लेकिन हम भी आपसे वादा करते हैं कि पूरे साल अमरनाथ वैष्णवी जी की गाथा, उनके बारे में अलग-अलग हमारे स्पीकर्स होंगे जो बात करेंगे उनके ऊपर,
उनके जो स्ट्रगलिंग फेज रहा है उसके ऊपर। और जरूर। अगस्त में 24 अगस्त को जो कार्यक्रम है जो रोहिणी जी करती जी। हैं वो जरूर जी। वो भी होगा। उससे पहले भी जरूर। बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं, वो हम टाइम टू टाइम अपने व्यूअर्स को बताते जाएंगे। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।